19वीं सदी का यूरोप। एक तरफ महलों में शैंपेन बह रही थी तो दूसरी तरफ सीलन भरे कमरों में मौत नाच रही थी। हाँ, औद्योगिक क्रांति ने दौलत तो बहुत पैदा की, लेकिन इंसान की कीमत मतलब आलू प्याज से भी कम हो गई थी। और जब ज्यादातर लोग इसे किस्मत मानकर चुप थे, तब एक आदमी ने खामोशी तोड़ी। उसने कहा, अब तक दार्शनिकों ने दुनिया की सिर्फ व्याख्या की है, लेकिन सवाल इसे बदलने का है। और वो नाम था कार्ल मार्क्स। आज हम उन्हीं की कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो दस्तावेज है वो सिर्फ उनके विचारों के बारे में नहीं बताते, बल्कि उस इंसान की कहानी भी कहते हैं जिसने खुद गरीबी सही और दुनिया के मजदूरों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखा। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किसी देवदूत या शैतान की कहानी नहीं सुना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसे इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके विचारों ने, आप देखिए, 20वीं सदी पर राज किया, क्रांतियों को जन्म दिया और करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1818 में रशिया के एक ठीक ठाक परिवार से। पिता वकील थे और वो चाहते थे कि बेटा भी कानून की पढ़ाई करे, एक सुरक्षित जिंदगी जिए। लेकिन जर्मनी के विश्वविद्यालयों का माहौल उस समय कुछ और ही था। वहाँ हेगल के दर्शन की एक आग सी लगी हुई थी। हेगल, उनका क्या विचार था जो उस दौर के नौजवानों पर इतना हावी था? देखिए, हेगल का विचार बहुत आकर्षक था। उनका मानना था कि इतिहास जो है वो विचारों के टकराव से आगे बढ़ता है। विचारों के टकराव से मतलब एक विचार आता है जिसे थीसिस कहते हैं, फिर उसका एक विरोधी विचार पैदा होता है, एंटीथीसिस, और दोनों के टकराव से एक नया और बेहतर विचार, सिंथेसिस, जन्म लेता है। अच्छा, तो ये एक तरह की वैचारिक क्रांति थी। बिल्कुल। और मार्क्स इससे बहुत प्रभावित थे, लेकिन जल्दी उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो अपने आसपास देख रहे थे बेरोजगारी, गरीबी, भूख। उन्हें लगा होगा कि सिर्फ विचारों की दुनिया में क्रांति करने से सड़क पर मरते आदमी का पेट तो नहीं भर सकता। एग्जैक्टली। यहीं से उनकी सोच में वो बदलाव आया। वो किताबी दर्शन से असल दुनिया की समस्याओं की तरफ मुड़ रहे थे। तो वो कौन सा पल था जब ये दार्शनिक एक एक्टिविस्ट, एक बागी बन गया? वो पल तब आया जब उन्होंने एक अखबार राइनशिस जीतों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने कानून पर लिखा जो गरीबों को जंगल से सूखी लकड़ी बीनने से रोकता था। लकड़ी बीनने से? ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल पर अब अमीरों का कब्जा हो गया था। मार्क्स ने तर्क दिया कि ये तो चोरी है, आप सदियों पुरानी परंपरा छीन रहे हैं। उनका लेख इतना तीखा था कि सरकार घबरा गई और अखबार बंद करवा दिया। हाँ, अखबार पर ताला लगा दिया। और इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, उनकी आंखें खोल दी। तो उनकी पहली असली लड़ाई किसी दार्शनिक से नहीं, बल्कि सीधे सरकार से हुई। बिल्कुल। उन्हें पहली बार साफ साफ दिखा कि कानून, पुलिस, अदालतें, ये सब निष्पक्ष नहीं है। ये उस वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं जिसके पास पैसा और ताकत है। हीगल का राज्य तो सबको न्याय देता था, पर मार्क्स को दिखा कि राज्य तो अमीरों का चौकीदार है। बस उसी पल एक दार्शनिक एक क्रांतिकारी में बदल गया। हाँ, और उन्होंने समस्या की जड़ पर हमला किया, निजी संपत्ति। अब यहाँ एक आम गलतफहमी होती है, निजी संपत्ति से उनका मतलब क्या था? किसी की कमीज या जूते छीनना तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका निशाना था उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। राइट। मतलब वो फैक्ट्रियां, वो मशीनें, वो जमीनें जिनसे समाज की दौलत पैदा होती है। सही। उनका मानना था कि जब तक इन चीजों पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा रहेगा, तब तक समाज में शोषण खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने एक बहुत सीधा सवाल पूछा था कि फैक्ट्री का मालिक बिना कुछ किए लाखों कैसे कमाता है, जबकि मशीन पर खटने वाला मजदूर भूखा सोता है? उस दौर में लोग इसे किस्मत कहते थे। और मार्क्स ने इसे बेबाकी से चोरी कहा है। चोरी? हाँ, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, पर है बहुत सीधा। मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1000 रुपए का सामान बनाता है। फैक्ट्री का मालिक उसे दिहाड़ी के तौर पर देता है सिर्फ 200 रुपए। तो बाकी के 800 रुपए कहाँ गए? वही मालिक उसे अपना मुनाफा कहता है। मार्क्स ने कहा कि ये मुनाफा नहीं, ये मजदूर की मेहनत का वो हिस्सा है जिसके पैसे उसे कभी चुकाए ही नहीं गए। यही है वो सरप्लस वैल्यू जिसे मालिक हड़प लेता है। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि मालिक भी तो जोखिम उठाता है, अपनी पूंजी लगाता है। क्या उसके मुनाफे को सीधे सीधे चोरी कहना ज्यादती नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मार्क्स का जवाब यह था कि मालिक का जोखिम भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है जो शोषण पर टिकी है, और उसकी पूंजी भी कहीं ना कहीं मजदूरों के ही शोषण से जमा हुई है। अच्छा। वो मानते थे कि असली मूल्य सिर्फ और सिर्फ मानवीय श्रम, मतलब ह्यूमन लेबर से पैदा होता है। हाँ। मशीनें अपने आप कुछ पैदा नहीं करती जब तक मजदूर उन पर काम न करें। सही कहा।
इसलिए जो मूल्य पैदा कर रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। इस एक विचार ने मजदूरों के मन से हम भिखारी हैं वाली भावना निकालकर हम निर्माता हैं, हमारी मेहनत लूटी जा रही है वाला आत्मसम्मान भर दिया। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन क्या मार्क्स ये लड़ाई अकेले लड़ रहे थे? नहीं, वो अकेले नहीं थे और शायद अकेले लड़ भी नहीं पाते। इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से, और ये इतिहास की सबसे कामयाब बौद्धिक साझेदारियों में से एक थी। एंगल्स? वो तो एक अमीर मिल मालिक के बेटे थे, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। उन्हें उनके पिता ने मैनचेस्टर भेजा था अपने कारखाने में काम सीखने, और वहां उन्होंने औद्योगिक इंग्लैंड की गरीबी को अपनी आंखों से देखा था। तो एक के पास जमीनी हकीकत का डेटा था और दूसरे के पास उसे समझने का दार्शनिक ढांचा। वाह। एंजिल्स के पास आंकड़े थे, फैक्ट्स थे। मार्क्स के पास उन आंकड़ों को एक बड़े सिद्धांत में पिरोने की काबिलियत थी। जब ये दो दिमाग पेरिस के एक कैफे में मिले तो जैसे विचारों का विस्फोट हो गया। और इन्हीं दोनों ने मिलकर वो दस्तावेज लिखा जिसे कुछ लोग दुआ की तरह पढ़ते हैं और कुछ गाली की तरह। मैं बात कर रही हूँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। हाँ, साल था 1847। पूरा यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठा था। भुखमरी फैली थी, शहरों में मजदूरों का गुस्सा उबल रहा था। और लंदन में लीग ऑफ द जस्ट नाम का एक गुप्त संगठन था। बिल्कुल। उन्होंने मार्क्स और एंजिल्स को एक ऐसा घोषणा पत्र लिखने को कहा जो उनके आंदोलन का मकसद दुनिया को बता सके। मार्क्स उस समय सिर्फ 29 साल के थे। और पुलिस से भागते हुए, गरीबी से जूझते हुए ब्रिसल्स में बैठकर वो दुनिया बदलने का सपना लिख रहे थे। हाँ, वो रात रात भर जागकर लिखते थे। उन्होंने जानबूझकर अकादमिक भाषा से परहेज किया। वो ऐसी भाषा चाहते थे जो एक अनपढ़ मजदूर के दिल में भी आग लगा दे। और जनवरी 1848 में वो पतली सी किताब तैयार हुई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका पहला वाक्य ही एक ऐलान था, यूरोप पर एक साया मंडरा रहा है, साम्यवाद का साया। और उसका आखिरी वाक्य तो एक मंत्र बन गया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और फिर एक अविश्वसनीय संयोग हुआ। क्या? किताब की स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी कि फरवरी 1848 में पेरिस में क्रांति भड़क उठी और फिर देखते ही देखते आग पूरे यूरोप में फैल गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इसे राष्ट्रों का वसंत या स्प्रिंग ऑफ नेशंस कहा गया। लगा होगा कि मार्क्स की भविष्यवाणी सच हो रही है। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा, लेकिन ये वसंत ज्यादा दिन टिका नहीं। उम्मीदें जल्द ही खून में डूब गईं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेनाएं अभी भी पुराने शासकों के ही कब्जे में थीं। उन्होंने विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। मार्क्स के लिए ये एक बहुत कड़वा सबक था। क्या सबक? उन्होंने सीखा कि क्रांति में आधे अधूरे दोस्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्यम वर्ग जो शुरुआत में मजदूरों के साथ था, जैसे ही उसे अपनी दुकान और संपत्ति खतरे में दिखी, वो वापस पुरानी व्यवस्था की गोद में जा बैठा। और क्रांति की हार के बाद मार्क्स एक वांटेड मुजरिम बन गए। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम सबने दरवाजे बंद कर लिए। आखिर में उन्हें पनाह मिली लंदन में। उस समय का सबसे आधुनिक शहर, लेकिन शायद सबसे क्रूर भी। लंदन उस समय दुनिया की आर्थिक राजधानी था, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी था। मार्क्स अपने परिवार के साथ सोहो के एक बेहद तंग और सीलन भरे इलाके में रहने लगे। 2 कमरे थे शायद, जहां पुलिस की फाइलों के मुताबिक सिर्फ टूटी कुर्सियां, किताबें और सिगरेट की राख थी। हाँ, कई बार घर में खाना नहीं होता था। कोट और जूते गिरवी रखने पड़ते थे ताकि बच्चों के लिए दूध आ सके। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इतनी गरीबी और दुख के बाद तो किसी भी इंसान का हौसला टूट जाता है। टूट ही जाता है। और सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं, लाचारी थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने कई बच्चों को बीमारी से मरते देखा। जब उनकी बेटी फ्रांसिस्का की मौत हुई तो उनके पास कफन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जब उनके 8 साल के बेटे एडगर की मौत हुई तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने एंगल्स को खत में लिखा, आज जाकर मुझे पता चला है कि असली दुख क्या होता है। मैं खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और शायद इसी व्यक्तिगत बेबसी ने उन्हें उनके एलियनेशन या अलगाव के सिद्धांत को और गहराई से समझने में मदद की होगी। बहुत खूब कहा आपने। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। जब आप अपने बच्चे के लिए कफन तक नहीं खरीद सकते तो आप सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि एक इंसान, एक पिता के तौर पर भी व्यवस्था से पूरी तरह कट जाते हैं, अलग थलग महसूस करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि पूंजीवाद सिर्फ मजदूर का पैसा नहीं लूटता, वो उसकी इंसानियत भी छीन लेता है।
उसे उसके काम से, समाज से और खुद अपने आप से एलियनेट कर देता है। उनका अपना दुख उनके सिद्धांत के लिए एक जीता जागता सबूत बन गया। तो इस भयानक त्रासदी से वो बाहर कैसे निकले? किस चीज ने उन्हें ताकत दी? उनके संकल्प ने। उन्होंने अपने दुख को गुस्से और एक कह सकते हैं फौलादी इरादे में बदल दिया। वो समझ गए कि सिर्फ जोशीले नारे लिखने से पूंजीवाद को नहीं हराया जा सकता। उसे समझना होगा, उसका पोस्टमार्टम करना होगा, ये साबित करना होगा कि ये व्यवस्था सिर्फ अनैतिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी खोखली है और इसका अंत निश्चित है। और इस पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बनाया ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी को। हाँ, वो उनका दूसरा घर बन गई। लगभग हर रोज सुबह 9 से शाम 7 वो वहाँ किताबों और सरकारी रिपोर्टों के ढेर में दबे रहते। वो ब्लू बुक्स पढ़ रहे थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की आधिकारिक रिपोर्टें, जिनमें लिखा होता था कि कैसे बच्चों से 16 घंटे काम लिया जाता है, कैसे मजदूरों के फेफड़े गल रहे हैं, और इन सब के बीच कंपनियों का मुनाफा कैसे आसमान छू रहा है। वो पूंजीवाद के ही आंकड़ों को उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना रहे थे। ये एक तरह की तपस्या ही थी। मैंने पढ़ा है कि उनकी सेहत बहुत खराब रहती थी, शरीर पर दर्दनाक फोड़े निकल आते थे, फिर भी वो लिखते रहते थे। बिल्कुल। और उनकी नजर सिर्फ इंग्लैंड पर नहीं थी, पूरी दुनिया पर थी। जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो उन्होंने अब्राहम लिंकन का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिका में काली चमड़ी वाला मजदूर जंजीरों में है, तब तक गोरी चमड़ी वाला मजदूर भी कभी आजाद नहीं हो सकता। वो एक ऐसी किताब लिख रहे थे जिसे वो मजदूर वर्ग की बाइबल बनाना चाहते थे, एक ऐसा अकाट्य विश्लेषण जिसे कोई झुठला न सके। और सालों की इस मेहनत का नतीजा था दास कैपिटल। उन्होंने दास कैपिटल का पहला खंड 1867 में प्रकाशित किया, पर वो इसे पूरा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने सिद्धांत दे दिया, पर जब 20वीं सदी में उनके विचारों को लागू करने की कोशिश हुई तो नतीजे तो बहुत अलग और अक्सर भयानक थे। ये मार्क्स की विरासत का सबसे जटिल और विवादास्पद पहलू है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके विचारों ने दुनिया भर के क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। रूस में लेनिन, चीन में माओ, क्यूबा में कास्त्रो। हाँ, इन क्रांतियों ने सामंती ताकतों को उखाड़ा और कई देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इसका एक दूसरा बेहद स्याह पक्ष भी है। आप उन तानाशाही शासनों की बात कर रहे हैं जो कम्युनिज्म के नाम पर स्थापित हुए। हाँ, मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही की बात एक अस्थायी दौर के तौर पर की थी, जिसके बाद राज्य खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, एक वर्गहीन समाज बनेगा। तो आलोचक ये कह सकते हैं कि मार्क्स के विचार सुनने में चाहे कितने भी अच्छे लगे, असल दुनिया में वो तानाशाही को ही जन्म देते हैं। यही मुख्य आलोचना है। आलोचक कहते हैं कि मार्क्स ने मानव स्वभाव को समझने में गलती की। वो सत्ता के केंद्रीकरण के खतरे को भांप नहीं पाए। और उनके समर्थक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन देशों में जो हुआ वो मार्क्सवाद का असली रूप था ही नहीं, बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। ये एक ऐसी बहस है जो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो आज सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या मार्क्स अप्रासंगिक हो गए हैं? क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर बनकर रह गए हैं? मेरे ख्याल से वो सवाल आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, आज की दुनिया 19वीं सदी के लंदन से बहुत अलग दिखती है। चिमनी वाले कारखानों की जगह आज हमारे पास कांच के ऑफिस और स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन शोषण के तरीके शायद सिर्फ बदल गए हैं, खत्म नहीं हुए। बिल्कुल। मार्क्स ने उस दौर में उत्पादन के साधनों पर सवाल उठाया था, फैक्ट्रियां और जमीन। ये सोचना दिलचस्प है कि आज की डिजिटल दुनिया में उत्पादन के नए साधन क्या हैं? शायद डेटा, एल्गोरिदम। एग्जैक्टली। आज डेटा ही नई दौलत है और एल्गोरिदम नए मैनेजर है। एक गिग वर्कर जो ऐप के इशारे पे काम करता है, जिसकी कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं, कोई पेंशन नहीं, क्या वो एक नए किस्म की जंजीरों में नहीं बंधा है? ये सोचने वाली बात है। आज जब मुट्ठी भर टेक कंपनियां हमारी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित कर रही हैं, तो क्या मार्क्स के उठाए हुए सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण के सवाल बेकार हो गए हैं? शायद नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। चलिए कल्पना से शुरू करते हैं। साल है 1867। एक आदमी अपनी मेज पर झुका हुआ है और 16 साल से एक ही किताब लिख रहा है। भूख, बीमारी, अपमान, इन सब ने उसे जैसे तोड़ दिया है। उसका पूरा शरीर दर्दनाक फोड़ों से भरा है, इतना कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकता। लेकिन वो लिखता रहा। वो आदमी था कार्ल मार्क्स और वो किताब थी दास कैपिटल। उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था, कुछ भी हो, बुर्जुआ वर्ग मेरे फोड़ों को याद रखेगा। और जब ये किताब छपी तो ये कोई सूखी बोरिंग अर्थशास्त्री किताब नहीं थी। ये तो एक गॉथिक हॉरर स्टोरी जैसी थी।
इसमें मार्क्स में पूंजीवाद को एक पिशाच, एक वैम्पायर के रूप में दिखाया, जो मजदूरों का खून चूस कर ही जिंदा रहता है। उनका एक मशहूर कोट है, पूंजी मृत श्रम है, जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रम को चूस कर ही सांस लेती है। ये तो किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग लगता है। बिल्कुल, और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारा मकसद सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी खंगालना नहीं है, बल्कि उसके विचारों की इस डरावनी और आकर्षक यात्रा को समझना है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक किताब जिसे शुरुआत में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, उसने दुनिया भर में क्रांतियां पैदा की, तानाशाही खड़ी की, और आज भी हमारी दुनिया को समझने में उतनी जरूरी है। तो ये सफर पेरिस की गलियों से लेकर बर्लिन की दीवार गिरने तक और आज के एल्गोरिथम तक का है। हाँ, तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। दास कैपिटल का एक विचार जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, वो है पण्य पूजा या कमोडिटी फेटिशिज्म। क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, ये मार्क्स के सबसे मौलिक विचारों में से एक है। इसका मतलब है कि पूंजीवाद में हम चीजों के साथ कह सकते हैं एक जादुई रिश्ता बना लेते हैं। हम एक फोन को उसके ब्रांड के लिए, उसकी कीमत, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए पूछते हैं। अच्छा। लेकिन हम उस अदृश्य इंसान को उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं, जिसने शायद दिन में 12 घंटे काम करके उसे बनाया है। उस मजदूर के पसीने पर, उसकी मेहनत पर, उसके शोषण पर एक पर्दा पड़ जाता है। मार्क्स कहते हैं कि इस प्रक्रिया में चीजों में जान आ जाती है और इंसान वो बेजान चीज बनकर रह जाता है। यानी हम प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके पीछे की प्रोसेस को नहीं। तो जब मार्क्स ने ये क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा, तो क्या दुनिया ने तुरंत इस पर ध्यान दिया? क्या हंगामा मच गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ। उल्टा हुआ? हाँ, किताब छपी और चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई। मार्क्स को लगा कि उनकी 16 साल की मेहनत पूरी तरह बेकार चली गई। वो बहुत निराश हुए। लेकिन विचार वो बारूद की तरह होते हैं, है ना? उन्हें सुलगने में वक्त लगता है। धीरे धीरे ये किताब जर्मनी से बाहर मजदूरों और क्रांतिकारियों के हाथों में पहुंचने लगी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि इसका पहला विदेशी अनुवाद उस देश में हुआ जहां मार्क्स को क्रांति की सबसे कम उम्मीद थी। रूस में? रूस, जो उस समय एक पिछड़ा हुआ सामंती देश था। ये तो अजीब बात है। बहुत अजीब। वहाँ के सेंसर ने ये सोचकर किताब को पास कर दिया कि ये वैज्ञानिक काम का एक भारी भरकम समझ से बाहर स्मारक है जिसे कोई नहीं पढ़ेगा। और हुआ इसका उल्टा? बिल्कुल उल्टा। रूस के बुद्धिजीवी और युवा क्रांतिकारी इसे किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह पढ़ने लगे। तो ये दिखाता है कि विचारों का सफर कितना अप्रत्याशित हो सकता है। लेकिन मार्क्स सिर्फ एक लेखक तो नहीं थे जो अपनी स्टडी में बैठकर दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे। वो सड़कों पर भी सक्रिय थे, है ना? मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1864 में लंदन में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसे हम फर्स्ट इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। ये दुनिया भर के मजदूरों की पहली संसद जैसी थी। पहली संसद? हाँ, एक तरह से। मार्क्स इसके अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे से इसका दिमाग थे। उन्होंने इसके नियम लिखे, इसकी दिशा तय की। अब वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि यूरोप के मजदूर वर्ग के एक अघोषित नेता बन चुके थे। तो जाहिर है, जब एक आंदोलन इतना बड़ा होता है तो उसमें सिर्फ एक ही आवाज नहीं होती होगी। क्या मार्क्स के विचारों को कोई चुनौती देने वाला भी था? कोई उनका वैचारिक प्रतिद्वंदी? एक नहीं, कई थे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय टकराव हुआ एक रूसी अराजकतावादी से, मिखाइल बाकुनिन। बाकुनिन? हाँ, बाकुनिन शरीर और विचारों दोनों में एक दैत्य की तरह थे। वो ऊर्जा और विनाश के प्रतीक थे। अगर मार्क्स का रास्ता अनुशासन और संगठन से होकर जाता था, तो बाकुनिन का रास्ता विद्रोह और विध्वंस से। बिल्कुल। मार्क्स का मानना था कि मजदूरों को एक पार्टी बनाकर राज्य पर कब्जा करना चाहिए। और बाकुनिन कहते थे कि राज्य ही सारी बुराई की जड़ है, उसे खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो पूंजीपतियों का हो या मजदूरों का। और उन्होंने मार्क्स के मुंह पर एक डरावनी भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? उन्होंने कहा कि अगर मार्क्स का सर्वहारा की तानाशाही का विचार जीता, तो ये एक ऐसी लाल नौकरशाही को जन्म देगा जो पुराने राजाओं की तानाशाही से भी बदतर होगी। एक ऐसी तानाशाही जो जनता के नाम पर जनता का ही दमन करेगी। एक मिनट, लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि स्टालिन मार्क्स के विचारों का सीधा नतीजा थे? कई लोग तो ये तर्क देते हैं कि स्टालिन ने मार्क्सवाद को तोड़ा मरोड़ा, ना कि उसे लागू किया। ये एक शानदार सवाल है और मार्क्सवाद पर सबसे बड़ी बहसों में से एक है। बाकुनिन का तर्क ये था कि सत्ता का स्वभाव ही भ्रष्ट करना है, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो। उनका मानना था कि मार्क्स का मॉडल वो अनिवार्य रूप से एक नए अभिजात वर्ग को जन्म देगा
पार्टी के नेता जो मजदूरों पर राज करेंगे। और जब हम 20वीं सदी के सोवियत संघ को देखते हैं तो उनकी बातें भविष्य की एक खौफनाक चेतावनी जैसी लगती हैं। सही बात है। बहरहाल इन दोनों के टकराव ने इंटरनेशनल को एक अखाड़ा बना दिया। आखिरकार मार्क्स ने बाकुनिन को संगठन से निकाल दिया, लेकिन इस जीत में उनकी हार छिपी थी। इंटरनेशनल इतना कमजोर हो गया कि जल्द ही टूट गया। तो ये सैद्धांतिक आंदोलन तो एक तरह से बिखर गया, लेकिन विचार अक्सर किताबों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। क्या मार्क्स के जीवन काल में उनके विचारों का कोई वास्तविक जमीनी प्रयोग हुआ? हाँ, और ये इतिहास के सबसे नाटकीय और दुखद अध्यायों में से एक है। साल 1871 फ्रांस प्रशिया से युद्ध हार चुका था। पेरिस की जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मजदूरों, कारीगरों और आम नागरिकों ने हथियार उठा लिए और शहर पर कब्जा कर लिया। 18 मार्च 1871 को इतिहास में पहली बार सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग ने सत्ता अपने हाथ में ली थी। इसे नाम दिया गया पेरिस कम्यून। तो 72 दिनों के लिए ये कट्टरपंथी सपना हकीकत बन गया था। उस दौरान पेरिस कैसा दिखता होगा? वो एक अद्भुत प्रयोग था। कम्यून ने चर्च और राज्य को अलग कर दिया, किराया माफ कर दिया, फैक्ट्रियों को मजदूरों की सहकारी समितियों को सौंप दिया और महिलाओं को वोट देने और तलाक का अधिकार दिया। वाह! लंदन में बैठे मार्क्स ये सब देखकर रोमांचित थे। उन्होंने इसे स्वर्ग पर धावा यानी स्टॉर्मिंग हेवन कहा। उन्हें लगा कि इतिहास का अगला अध्याय उनकी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। लेकिन ये धावा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। नहीं, फ्रांसीसी सेना ने शहर को घेर लिया और फिर शुरू हुआ वो हफ्ता जिसे इतिहास द ब्लडी वीक यानी खूनी हफ्ता कहता है। पेरिस की सड़कों पर कम्यून के समर्थकों का नरसंहार हुआ। कितने लोग मारे गए? अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के गोली मार दी गई। 20,000? हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस एक हफ्ते ने विचारों की दुनिया को कितना बदल दिया होगा। इसका मार्क्स पर क्या असर हुआ? इस घटना ने मार्क्स को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रातों रात दुनिया के सबसे कुख्यात व्यक्ति बन गए। अखबारों ने उन्हें रेड टेरर डॉक्टर का नाम दिया। जैसे कि पेरिस में हुए हर खून के लिए वही जिम्मेदार हो। बिल्कुल। और इस क्रूर दमन ने उनके विचारों को और भी कठोर बना दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मजदूर वर्ग सिर्फ पुरानी राज्य मशीनरी पर कब्जा नहीं कर सकता, उसे पूरी तरह से तोड़कर अपनी तानाशाही स्थापित करनी होगी। सर्वहारा की तानाशाही का विचार, जो पहले एक सैद्धांतिक अवधारणा थी, अब पेरिस के खून से सींची हुई एक ठोस रणनीति बन गई थी। इन सब राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मार्क्स के व्यक्तिगत जीवन का अंत कैसे हुआ? बहुत ही शांत तरीके से 14 मार्च 1883 को लंदन में अपनी आराम कुर्सी पर बैठे-बैठे कार्ल मार्क्स की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जब उन्हें हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया तो वहां सिर्फ 11 लोग मौजूद थे। सिर्फ 11 लोग? हाँ, ऐसा लगा जैसे एक और निर्वासित असफल क्रांतिकारी की कहानी यहीं खत्म हो गई। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, उसकी अंतिम विदाई इतनी खामोशी से हुई, और फिर क्रांति वहां हुई जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी क्रांति इंग्लैंड या जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों में नहीं हुई, बल्कि एक पिछड़े हुए सामंती रूस में हुई। और यहाँ कहानी में एक नए और शायद सबसे प्रभावशाली किरदार की एंट्री होती है, व्लादिमीर लेनिन। हाँ, लेनिन कोई किताबी दार्शनिक नहीं थे, वो एक पेशेवर क्रांतिकारी थे। उनका एक ही लक्ष्य था, सत्ता पर कब्जा करना। उन्होंने मार्क्स के विचारों को एक सिद्धांत से बदलकर एक हथियार बना दिया। हथियार से आपका क्या मतलब है? उन्होंने मार्क्स के विचारों में ऐसा क्या जोड़ा जो इतना विस्फोटक साबित हुआ? उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे घातक योगदान था वैनगार्ड पार्टी का विचार। मार्क्स का मानना था कि क्रांति मजदूर वर्ग खुद करेगा, लेकिन लेनिन का कहना था कि मजदूर खुद से क्रांति नहीं कर सकते, उन्हें नेतृत्व की जरूरत है। और ये नेतृत्व कौन करेगा? पेशेवर क्रांतिकारियों का एक छोटा, अनुशासित और कट्टर गुट, जो मजदूरों को सही रास्ता दिखाएगा। ये मार्क्स के लोकतंत्र के विचार से एक बहुत बड़ा भटकाव था। और इसी हथियार का इस्तेमाल उन्होंने 1917 में किया। हाँ, जब पहले विश्व युद्ध ने रूस को तबाह कर दिया था, लेनिन ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने जनता को दर्शन शास्त्र की भारी भरकम बातें नहीं समझाईं। उन्होंने 3 जादुई शब्द दिए, शांति, भूमि और रोटी। बिल्कुल। पीस, लैंड एंड ब्रेड। ये शब्द किसी भी किताब से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। अक्टूबर 1917 में उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया।
दुनिया में पहली बार एक पूरा देश मार्क्स के विचारों पर आधारित सरकार बनाने जा रहा था। और इसके साथ ही सोवियत संघ का जन्म हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये सपना बहुत जल्द एक दुस्वप्न में बदलने लगा। हाँ, लेनिन के बाद जब स्टालिन सत्ता में आए तो मार्क्स का मानवतावाद कहीं खो गया। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि समाजवादी क्रांति के बाद राज्य धीरे धीरे मुरझाकर खत्म हो जाएगा, लेकिन सोवियत राज्य एक ऐसा राक्षस बन गया जो अपने ही नागरिकों को निगल रहा था। औद्योगिकीकरण की अंधी दौड़ में गुलाग के बर्फीले नर्क में लाखों लोगों को जबरन मजदूरी करने भेजा गया, लाखों लोग मारे गए। ये हमें बाकुनिन की उस डरावनी भविष्यवाणियों पर वापस ले आता है। क्या ये वही सर्वहारा की तानाशाही थी जिसकी बात मार्क्स ने की थी, या ये सर्वहारा पर तानाशाही बन चुकी थी? यही सबसे अहम सवाल है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पार्टी ही सर्वहारा थी और पार्टी का नेता ही पार्टी। ये मार्क्स के विचारों की एक भयानक विकृति थी, लेकिन एक ऐसी विकृति जो शायद उनके कुछ विचारों के भीतर ही छिपी हुई थी। और यह आग सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रही, ये फैल गई। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में माओ त्से-तुंग ने मार्क्सवाद को किसानों की क्रांति में बदल दिया। उनका नारा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। फिर क्यूबा, वियतनाम, दुनिया दो खेमों में बट गई। विडंबना देखिए, जिस आदमी ने जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी की मूर्तियां दुनिया के आधे हिस्से के चौराहों पे खड़ी कर दी गईं। लेकिन 20वीं सदी के अंत तक ये सपना बिखरने लगा। बर्लिन की दीवार इसका सबसे बड़ा प्रतीक बनी। हाँ, बर्लिन की दीवार इस विफलता का सबसे बड़ा प्रतीक थी। एक ऐसी दीवार जो दुश्मनों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। साम्यवाद के डर ने ही पश्चिमी पूंजीवाद को खुद को सुधारने पर मजबूर किया। अच्छा। हाँ, 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, वेलफेयर स्टेट, ये सब कहीं ना कहीं उस डर का नतीजा था कि अगर हमने मजदूरों को कुछ नहीं दिया तो वे क्रांति कर देंगे। तो एक तरह से मार्क्स असफल होकर भी पूंजीवाद को हमेशा के लिए बदल गए। और फिर 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी तो ऐसा लगा कि इतिहास ने अपना फैसला सुना दिया है। फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत का ऐलान कर दिया। पूंजीवाद जीत गया, बहस खत्म। क्या मार्क्स को हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया था? ऐसा ही लगा था। लेकिन फिर 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया। जब दुनिया भर के बैंक दिवालिया हो रहे थे और लाखों लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, तो लोगों को अचानक उस बूढ़े जर्मन दार्शनिक की याद आई कि उन्होंने चेतावनी तो दी थी। हाँ, क्या उन्होंने चेतावनी नहीं दी थी कि पूंजीवाद अपनी सफलता से ही अपने संकट पैदा करेगा? दास कैपिटल की बिक्री अचानक बढ़ गई। मार्क्स मरे नहीं थे, वे बस सो रहे थे। तो आज की दुनिया में जहां भाप के इंजन नहीं बल्कि सिलिकॉन चिप्स हैं, मार्क्स कितने प्रासंगिक हैं? क्या एक 19वीं सदी के कारखाने में काम करने वाले मजदूर और आज के एक उबर ड्राइवर में कोई समानता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें आज के नए मजदूर वर्ग तक ले जाता है, जिसे कुछ लोग प्रिकेरिएट कहते हैं। प्रिकेरिएट? हाँ, यानी अनिश्चितता में जीने वाला वर्ग। वो उबर ड्राइवर या अमेज़न का डिलीवरी बॉय जिसका मालिक कोई सेठ नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम है। एक ऐप उसे काम देता है, उसकी निगरानी करता है, उसे सजा देता है और नौकरी से निकाल भी देता है। मार्क्स का शोषण का विचार यहाँ एक नया रूप ले लेता है। और सिर्फ काम ही नहीं, हमारे जीवन का हर पहलू अब एक पानिया, एक कमोडिटी बनता जा रहा है। बिल्कुल। मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद हर पवित्र चीज को अपवित्र कर देगा। आज हमारा डेटा नया तेल है। हमारे लाइक्स, हमारे क्लिक्स, हमारी निजी बातें सब बिक रही हैं। और अब एआई का दौर है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी, जो अब हो रहा है। हाँ, ये मानवता के लिए एक सपना हो सकता था जहां हमें मेहनत से आजादी मिल जाती। लेकिन आज ये एक डरावना सवाल है। अगर रोबोट सारा काम करेंगे तो मुनाफा किसका होगा? रोबोट के मालिकों का? और बाकी इंसान क्या करेंगे? ये हमें मार्क्स के सबसे बुनियादी सवालों पर वापस ले आता है। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर कार्ल मार्क्स को कैसे समझे? वो एक देवता थे जिनके विचारों ने लाखों लोगों को मुक्ति का सपना दिखाया, या एक शैतान जिनके नाम पर 20वीं सदी में सबसे बड़े अत्याचार हुए? शायद दोनों में से कोई नहीं। वो एक इंसान थे जो गलतियों से भरे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी महानता उनके दिए गए समाधानों में नहीं बल्कि बीमारी की उनकी सटीक पहचान में है। हो सकता है कि उनका इलाज बीमारी से भी बदतर साबित हुआ हो, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद के डीएनए का जो विश्लेषण किया, जो एक्सरे निकाला, वो आज भी चौंकाने वाला है। उन्होंने हमें इस व्यवस्था को समझने के लिए एक शब्दकोश दिया,
एक लेंस दिया। और शायद यही उनकी असली विरासत है। शायद। हाँ। लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर सुनहरे अक्षरों में उनके ही शब्द लिखे हैं। दार्शनिकों ने केवल विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, सवाल हालांकि इसे बदलने का है। मार्क्स ने अपनी कलम तो रख दी, लेकिन ये सवाल आज भी हमारे सामने है। और इसका फैसला कोई किताब या कोई इतिहासकार नहीं करेगा, ये हमें और आने वाली पीढ़ियों को करना है। मार्क्स का साया आज भी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है और वो सवाल अभी भी जिंदा है।